अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर की एक्सटेंशन है। और जो है बायोएनर्जेटिक्स हमने स्टडी किया। बायोएनर्जेटिक्स में हमने क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप स्टडी किए विद द फूड और द ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर एनर्जी मॉलिक्यूल। और फिर हमने बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ कि हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया है। हमने डिस्कस कर लिया है सबसे पहले फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को। फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस क्या है? फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस बेसिकली हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारे पास रिएक्ट करते हैं और हमारे पास हाई रिच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं। जो फोटोसाइंथेसिस का बेसिकली प्रोसेस होता है वो आपके पास जो है डिफरेंट फेजेस पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट फेज एंड लाइट डिपेंडेंट फेज। फिर हमने जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसाइंथेसिस डिस्कस किए और उनके रोल डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसाइंथेसिस में किस तरह रोल प्ले करता है। हमने डिस्कस किया कि वाटर हमारे पास फोटोसाइंथेटिक प्रोसेस में किस तरह रोल प्ले करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स होते हैं वो लोग किस तरह हमारे जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम करते हैं और इनके बेसिक डिफरेंस स्टडी किए कि इनमें डिफरेंस क्या है। क्लोरोफिल ए बी में क्या डिफरेंस है उसका स्ट्रक्चर बाकायदा हमने डिस्कस किया क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस भी देखे। ठीक है। फिर हमने जो है विजिबल लाइट की जो है बारे में स्टडी किया कि विजिबल लाइट किस तरह फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है और जो है कितनी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो कि हमारे पास एसेंशियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एज वेल एज एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया। हमने ये सब डिस्कस किया। हमने जो है लाइट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फेज को इंटरलिंक करके दिखाया कि किस तरह हमारे पास ये इंटरलिंक होते हैं और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं। हमें हमें प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो PGAL है, PGAL का क्या रोल है ग्लूकोज प्रोडक्शन में, ये हमने स्टडी किया। फिर हमने जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी किया कि सेलुलर रिस्पायरेशन आइदर हमारे पास कौन सा प्रोसेस है और सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास होता क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन बेसिकली हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द यूजफुल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम लोग ATP जनरेशन में उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड ATP जनरेशन आपको पता है कि हमारे पास करेंसी ऑफ द सेल है। इसके जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं उनके ब्रेकडाउन से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जो आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस को ड्राइव करती है। एक्चुअली ये एनर्जी इनके पास भी आती है तो वो भी आपके पास फूड के जरिए आती है। और फूड हमारे पास जो है ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी इनमें ट्रांसफर करता है। और फूड ब्रेक डाउन किन में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है और वाटर में आपके पास ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनारोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन। फिर हमने अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक जो कि हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसके बारे में स्टडी किया। अब फिर उसके बाद हमने क्या स्टडी किया? प्रोसेस स्टडी किया कि सेलुलर रिस्पायरेशन में बेसिकली 4 प्रोसेस है। वन बाय वन हमने ग्लाइकोलाइसिस को फर्स्ट स्टडी किया कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास इनिशियल स्टेप है और इसमें क्या होता है। ये हमारे पास इसमें जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स पे फॉल हो जाता है या जो है चेंज हो जाता है। फिर हमारे पास हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन ऑफ इस पायरोविक एसिड की जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बना है उसमें हमारे पास क्या हुआ। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो किस तरह जो है आगे फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के काम आते हैं वो डिस्कस किया। इसमें से हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया। इसको जो है हमने ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडाइज करके एसिटाइल कोएंजाइम ए ने 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और हमें जो है 6 कार्बन कंपाउंड दे दिया। जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो आपके पास इंटर्न जो है आगे जाके ऑक्सैलो एसीटेट आपके पास क्या करता है? रिएक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में किसके साथ रिएक्ट करता है? आपके पास बेसिकली रिएक्ट करता है
है आगे सब्सटेंसेस के साथ और आपके पास यील्ड करता है वापस ऑक्सैलो एसीटेट विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के रिलीज के साथ। खैर ये जो है इन दोनों की फॉस्फोरिलेशन को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि जो है एटीपी के जो मॉलिक्यूल इनमें जनरेट होते हैं वो सबस्ट्रेट की जो है ट्रांसफर से सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ट्रांसफर करके होते हैं। खैर फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमने कंपोनेंट डिस्कस किए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास क्या क्या कंपोज करती है, और इसके बाद हमारे पास इनसे एटीपी कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके इनसे एटीपी जनरेट होता है, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से आता है, वो आपके पास यूजुअली NADH और FADH² से आपके पास आता है और जो है आपको जो है एटीपी जनरेट करके देता है। ठीक है, अब हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं, हमने डिस्कस करने की केमियोस्मोसिस क्या है, कि केमियोस्मोसिस जो है किस जगह पर हमारे पास एग्जिस्ट करता है और हमारे पास क्या क्या काम है केमियोस्मोसिस का, और स्पेसिफिकली एटीपी प्रोडक्शन में हमारे पास किस तरह मदद करता है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होती है और हम इसको आगे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास आज के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कि अगर आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या पता चलेगा। सबसे पहले लेक्चर अटेंड करते ही आपको पता चलेगा कि हमारे पास केमियोस्मोसिस कहाँ होता है। ठीक है, आपके पास कोई केमियोस्मोसिस कहाँ होता है, कैसे होता है और इसका रोल क्या है एटीपी प्रोडक्शन में। तो आप जो है लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपको पता है कि एटीपी तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो एटीपी तो फॉर्म होता है, पर कैसे हमारे पास फॉर्म होता है वो आपके पास यूजुअली आपके पास इसी प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल रिलेशन, कि हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल में एटीपी जो है एटीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के साथ कंबाइन होके कैसे एटीपी रिजल्ट करता है। खैर ये हमारे आज दो टॉपिक के बाद है, दो टॉपिक्स में पार्ट हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। हमने केमियोस्मोसिस डिस्कस करना है और हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करनी है, कि ये दोनों हमारे पास बेसिकली हैं क्या और ये किस सेंस में हमारे पास इसेंशियल हैं और किस सेंस में हमारे पास जो है हमारे पास जो है एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चले जाते हैं हम लोग केमियोस्मोसिस की तरफ, के केमियोस्मोसिस हमारे पास बेसिकली क्या है। जो केमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म होता है वो यूजुअली आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए होता है और ये यूजुअली आपके पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन। और ये इंटरमेम्ब्रेन आपके पास जो होती है कहाँ होती है, वो ये आपके पास जो इंटरमेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, और ये आपके पास विद इन माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। जो आपके पास ऐसे फोल्ड्स आते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये फोल्ड्स आते हैं, इसमें अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और इसमें जो इसी प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं एटीपी। अगर जैसे ही आपका नाम इंडिकेट कर है केमियोस्मोसिस, मतलब हमारे पास केमिकल और ऑस्मोटिक रिलेशन के ज़रिए हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये एनर्जी हमारे पास कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो हम बेसिकली आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। खैर ये आपके पास पता चल गया कि केमियोस्मोसिस क्या है। केमियोस्मोसिस एक साइंटिस्ट ने जो है डिस्क्राइब किया था और जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, केमियोस्मोटिक थ्योरी दी थी, जिसके बेसिस में उन्होंने बताया था कि हमारे पास किस तरह एटीपी जनरेट होते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और किस तरह जो है हमारे पास ये पूरा मैकेनिज्म होता है। या फिर हमारे पास जो NADH हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम कह तो देते हैं कि हमारे पास एटीपी जनरेट करता है, तो बट बड़ा सवाल ये है कि किस तरह करता है, और अगर FADH करता है तो किस तरह करता है। ये आपके पास बड़ा सवाल है और यही इसी सवाल का जो जवाब है वो आपके पास आज के लेक्चर में बेसिकली है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, अगर मैकेनिज्म की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैकेनिज्म की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन
जो है पास करना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो हमारे पास जो इंटर मेम्ब्रेन्स होती है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट कर रही होती है बाहर के स्पेस को, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को यानी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को, और जो है हमारे पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को, वो जो है जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन सेंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये इसके अंदर हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक किस्म का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हमारे पास एक किस्म का जो है मॉलिक्यूल होता है, या हमारे पास एक किस्म का पंप होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या करता है, अपनी केमिकली अपने आप को पता है क्या करता है, केमिकली मॉडिफाई करता है कि वो NADH से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उस हाइड्रोजन को वो बाहर जो है सेंड करना शुरू कर देता है। इस तरह जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पे आते जाते हैं और यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होते जाते हैं, हमारे पास ये हाइड्रोजन आइंस आपके पास ट्रांसफर होते जाते हैं। अब क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस यानी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। किसकी कंसंट्रेशन, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और जबकि अगर हम स्पेस की बात करें, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही आपके पास ये होता है तो फिर आपके पास एक ग्रेडियंट बन जाता है, और क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। और आपको पता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरह जब कोई भी ग्रेडियंट होता है, या फिर ऑस्मोसिस में भी यही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और आपके पास जो हायर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की वो बन जाती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इनर माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास बन जाती है ज़्यादा कंसंट्रेशन, और जो अंदर होती है वो कंसंट्रेशन कम होती है। तो फिर ये हाइड्रोजन पंप के ज़रिए जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये वापस अंदर आ जाए, ठीक है, वो वापस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाए। अब इनको आने के लिए एक पैसेज जाहिर सी बात ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास जो था ट्रांस मेम्ब्रेन जो कॉम्प्लेक्स था, जो आपके पास प्रोटॉन पंप था, उसने बाहर तो ले गया, अब अंदर इस रास्ते से तो नहीं आ सकता। इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ATP साइंथेस, जो कि आपके पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। और वो क्या करता है, वो इस प्रोटॉन को अंदर लाता है। जब ये इस प्रोटॉन को अंदर लाता है, यानी मतलब हायर कंसंट्रेशन को उसको लोअर कंसंट्रेशन से लाता है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी आपके पास ATP और हमारे पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ती है ATP में। इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ATP प्रोड्यूस हो जाता है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रोसेस है, यानी हमारे पास केमिकल चेंज के ज़रिए, हमारे पास ऑस्मोटिक चेंज के ज़रिए हमारे पास जो है क्या होता है, ATP की जनरेशन होती है। और अगर बात की जाए तो केमियोस्मोसिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपके पास इस सेंस में इफेक्टिव होता है कि ये आपके पास जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, जैसे अब मैं आपको वापस डिस्कस करके बता दूँ, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंस होते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारे पास जो होता है एक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन की सेंस के बाद, और हमारे पास क्या करता है, एज अ पंप काम करना शुरू कर देता है। और कौन सा पंप काम करता है, प्रोटॉन पंप के तौर पर काम करता है। और प्रोटॉन पंप से आपके पास जो हाइड्रोजन आयंस है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल, यानी हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाते हैं। जो ये प्रोसेस जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता जाता है, हमारे पास जो है ये आपके पास पंप जो है हाइड्रोजन बाहर रिलीज करता जाता है, क्योंकि एक चैनल के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। तो ये इंटर चैनल के तौर पे काम करना शुरू कर देता है, तो एक ये सारे पंप के ज़रिए हाइड्रोजन बाहर रिलीज कर देता है। अब जब हाइड्रोजन बाहर रिलीज हो जाता है तो एक वक्त आता है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा हो जाती है और अंदर कम हो जाती है। आप खुद सोचें कि
अगर मैं क्या करूं, पंप लूं या वैक्यूम लूं और कमरे से मैं हवा एवैक्यूएट कर दूं और उसको बाहर कर दूं, अगर उनकी कंसंट्रेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हवा की जो कंसंट्रेशन या फिर हमारे पास जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो बाहर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रूम जिससे मैंने एवैक्यूएट किया। तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वो जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए वापस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। अब इसको आने के लिए क्या होता है, इसको आने के लिए इसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। इस हाइड्रोजन आयन को जो एनर्जी इसने गेन कर ली थी बाय द पंप, जिस पंप ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, जो है वो एनर्जी अब इसकी कम करनी पड़ेगी। और जब वो एनर्जी कम करेगा या एनर्जी को लॉस करेगा, वो एनर्जी आपके पास यूटिलाइज हो जाएगी एटीपी के साथ, और एडीपी और ऑर्गेनिक फॉस्फेट को साथ रिएक्ट करने के लिए, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एटीपी। और ये जो मॉलिक्यूल आपके पास होगा जो इसके में हेल्प करेगा, जो आपको जो है बाहर से जो है प्रोटॉन वापस अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लाएगा, वो आपके पास एंजाइम हमारे पास कौन सा है, एटीपी साइंटेज। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर हो गया। हमने केमियोस्मोसिस डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था जिनका नाम था पीटर मिचेल। पीटर मिचेल को इनको जो है नोबेल प्राइज में मिला गया था इन 1978, जो इन्होंने कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी प्रेजेंट की थी। और जो है हमारे पास ये पूरा आपके पास देखें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो है अब हम जो अगला लेवल जो डिस्कस करेंगे, जो हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारे पास होती क्या, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के आपके पास जो है एक स्टेप मैं बताती हूँ। आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप ये बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। किस में आपने पढ़ा है, ये ग्लाइकोलाइसिस में, और आपने पढ़ा है इसको क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में होता क्या है, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन ये हमने डिस्कस करना है। और ये हमारे पास यूजुअली कहाँ होता है, और जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं या कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता कब। आपके पास होता है साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। साइटोप्लाज्म में कैसे होता है, जब साइटोसोल में आपके पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तब आपके पास जो है एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक पढ़ा है, फिर आप आगे पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको समझ आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमें बताया गया था कि हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। वो जो मैंने आपको ग्राफ सबसे पहले समझाया था प्रोसेसेस सारे स्टार्ट करने से पहले, उसमें मैंने जो टर्म्स बताई थी सबस्ट्रेट लेवल और फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बता दी, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी मैंने अभी आपको बतानी है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपके पास क्या होती है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास क्या होता है, जो फॉस्फेट सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट है, उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और वो फॉस्फेट रिमूव करके एटीपी के साथ ज्वाइन किया जाता है और उसको एटीपी बना दिया जाता है। जब आपके पास रिमूवल के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करके आपके पास इनको ज्वाइन किया जाता है, और ये हमारे पास एक्सोगोनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में, इस पे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 1,6 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। एंजाइम एक्ट करने के बाद एंजाइम इसका एक फॉस्फेट ग्रुप यानी फर्स्ट कार्बन से जो है या 6 कार्बन से आपके पास जो है एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है एडीपी के पास, और एडीपी को कन्वर्ट कर देता है आपको एटीपी में, ठीक है। अगर और बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में आपको मैंने बताया कि हमारे पास जीडीपी कन्वर्ट हो जाता था, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता, और जीटीपी इन टर्न जो है क्या करता था, अब वापस जीडीपी में कन्वर्ट होता था और अपनी जो फॉस्फेट था, अपना जो फॉस्फेट ग्रुप था वो आपको
एडीपी को दे देता था और एडीपी आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता था, एटीपी में। अब बात होती है कि ये हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है। जाहिर सी बात है, जब हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये जो सबस्ट्रेट था 1,6-बिस-फॉस्फोग्लाइसेट, ये आपके पास कहाँ से आए थे, ये आपके पास ग्लूकोज आया था। ग्लूकोज क्या था आपके पास, फूड का मॉलिक्यूल था। ग्लूकोज से आपके पास ये मॉलिक्यूल आया, ये सबस्ट्रेट आया, और सबस्ट्रेट में जो एनर्जी स्टोर थी उसके जरिए आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी के जरिए आपके पास ये आगे एडीपी और एटीपी की फॉर्मेशन हुई। और अगर हम बात करें, यही बात अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल की, या फिर हम क्रेब्स साइकिल भी इसको कहते हैं, उसकी बात करें तो इस प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया कि जीटीपी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद जो है जीटीपी पर क्या ट्रांसफर होते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप जीटीपी में कन्वर्ट हो जाए। जीटीपी अपना इंटर्न फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को देता है और एडीपी हमारे पास एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास किस तरह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जितनी आपको जो है फॉस्फोरिलेशन के लिए भी ज़रूरत नहीं होती, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और अगर बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की, तो वो उसके प्रोसेस में हमारे पास कम जो है एटीपी फॉर्म होते हैं, कि हमारे पास कम सेलुलर करेंसी फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमारे पास देखें टोटल यील्ड, हमारे पास क्या, हमारे पास टोटल एटीपी हमारे पास कितने आए हैं। हमारे पास जो प्रोसेस है पूरा सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में आपको पता है, हमने 36 एटीपी हमारे पास जनरेट होते हैं। सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है, जिसमें ग्लूकोज को हम लोग पायरुवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास उस प्रोसेस में कितने होते हैं, हमारे पास 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम यही बात करें कि हमारे पास इसी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट करते हैं, तब हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के फॉर्मेशन के बाद हमारे पास कितने NADH फॉर्म होते हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। फिर हमने जो है सिट्रिक साइकिल को स्टडी किया कि सिट्रिक साइकिल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सिट्रिक साइकिल में हमारे पास डायरेक्ट 2 ATP फॉर्म होते हैं, और जो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास 6 NADH और 2 FADH² फॉर्म होते हैं। यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 डायरेक्टली आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में कितने एटीपी फॉर्म हुए, 4 एटीपी आपके पास फॉर्म हो गए। अब जो है ये जो NADH है, ये आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते हैं, और उसमें अल्टरनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसके बेसिस पे आपके पास एटीपी जनरेट होती है। हमने ये बात डिस्कस कर ली कि ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस की कि कैसे हमारे पास स्पेसिफिकली एटीपी जनरेट होते हैं। ठीक है, 2 NADH के मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमारे पास कितने एटीपी जनरेट करते हैं, एक NADH का मॉलिक्यूल आपके पास 3 करते हैं। अगर आपके पास 2 आ गए तो आपके पास कितने फॉर्म हो गए, 6 फॉर्म हो गए। फिर अगर आपके पास वापस 2 ADH के आपके पास 6 हो गए। अब यहाँ पे 6 NADH है, इसको 6 3 हमारे पास क्या होता है, 18, यहाँ पे 18 हो गए। यहाँ पे 2 FADH के मॉलिक्यूल है, जो FADH है वो हमारे पास सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, क्योंकि आप देखें वहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये यूबिक्विनोन के पास जाता है। यूबिक्विनोन के बाद साइटोक्रोम पे गया, एक मॉलिक्यूल है, और साइटोक्रोम B और C कॉम्प्लेक्स के पास गया तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हुआ। फिर साइटोक्रोम हमारे पास A और H3 के पास गया, फिर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आपके पास FADH के कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास रिलीज होते हैं, 4 यूजुअली आपके पास मॉलिक्यूल रिलीज हो। इसका सम करें, आपके पास या तो हमारे पास 34 मॉलिक्यूल्स होंगे या 32 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपके पास जो एडिशनल 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना ATP के, वो आपके पास आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में आ रहे हैं एडिशनल 2। लेकिन आपके पास जो नॉर्मल है वो आपके पास यहाँ पे 32 और +4 करें, आपके पास 36 मॉलिक्यूल हो गया। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन हुए तो हमारे पास 38 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके पास पूरा आप देखें किस तरह प्रोड्यूस है, और आपको वही बात जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आपके पास जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस में हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से किस तरह एटीपी की सिंथेसिस होती है, या हमारे पास जो है NADH और FADH की ऑक्सीडेशन से किस तरह हमारे पास एटीपी फॉर्म होता है, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके, उनके इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है। हमने उसका मैकेनिज्म बेसिक पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास ट्रांसफ़र होता है, क्या ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, और किसके ज़रिए, प्रोटॉन पंप के ज़रिए किधर ट्रांसफ़र होता है, इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी हमारे पास जो है आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है उनके के दरमियान जो है वहाँ पे हाइड्रोजन पंप किए जाते हैं। जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो जो है नहीं है जो है अपने ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए अंदर की तरफ मूव करते हैं, और जब अंदर की तरफ मूव करते हैं तो इसमें कौन सा एंजाइम इनके काम आता है, एटीपी साइंथेटेज एंजाइम काम आता है। और एटीपी साइंथेज के दरमियान जब वो मूव कर रहे तो उनके दरमियान एनर्जी का लॉस आता है। वो एनर्जी का लॉस आपके पास एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करने में और आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन में काम आता है। खैर, ये आपके पास आ गया केमियोस्मोसिस। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की वो हमारे पास आई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जाती है और उसका फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र किया जाता है किस पे, एटीपी के मॉलिक्यूल में। हमने ये स्टेप्स कहाँ पे स्टडी किए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में डिस्कस किए कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स में हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। हमने इसको डिस्कस किया कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास इस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि जैसे 1,6-बिस-फॉस्फेट से एक जो है हमारे पास मॉलिक्यूल बिसफॉस्फोग्लाइसेट से हमारे पास एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का जो है ट्रांसफ़र होता है एटीपी के साथ, और एटीपी के सिंथेसिस में काम आता है ये कि जब हम लोग जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं 1,6-बिस-फॉस्फेट का, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन किसके दरमियान, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आपके पास सबस्ट्रेट से रिलीज होते हैं। इसी तरह ये आपके पास क्रेब्स साइकिल में भी रिलीज होते हैं। जैसे हमने जीटीपी की बात की कि जीटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल में, और जीटीपी इंटर्न आपके फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं किसके ऊपर, हमारे पास एटीपी पास, और इंटर्न हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के सबस्ट्रेट को यूज़ करके, सबस्ट्रेट पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके आपके पास क्या होता है कि फॉस्फोरिलेशन होती है, यानी एटीपी को के साथ ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके एटीपी फॉर्म करती है। ये जो एनर्जी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बात करें तो वो भी फूड से ही आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास फूड के मॉलिक्यूल्स NADH और FADH यानी ग्लूकोज के, जैसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में देखा कि हमारे पास NADH प्रोड्यूस होता है, या फिर क्रेब्स साइकिल के स्टेज में हमारे पास FADH या NADH प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों हमारे पास जो है ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, हमारे पास आते ही हैं फूड से, और फूड हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में भी हमारे पास एनर्जी फूड से आती है और इंटरकॉनिक रिएक्शन शो करती है। कैसे कि हमारे पास जो है फूड, जैसे आपने देखा शायद ग्लूकोज हमारे पास फूड होता है, और ग्लूकोज जो है हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, पायरुवेट प्रोड्यूस करता है, और उन पायरुवेट की प्रोडक्शन के स्टेप में आपके पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये आपको बात समझ आ गई। मैंने टोटल एनर्जी यील्ड बताई कि किस तरह हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म में या हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में 2 ATP जनरेट होते हैं, और इसके अलावा 2 NADH जनरेट होते हैं। फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक ऑक्सीडेशन जब हम पायरुवेट की करते हैं तब हमारे पास क्या जनरेट होते हैं, हमारे पास 2 NADH जनरेट करते हैं। फिर हमने सिट्रिक साइकिल के बारे में स्टडी किया। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास का सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं, और फिर हमारे पास डायरेक्ट 2 ATP प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, 6 NADH के मॉलिक्यूल और 2 FADH² के मॉलिक्यूल। फिर हमने जो है इनका सम अप किया कि हमारे पास 36 to 38 प्रोड्यूस करते हैं। वो डिपेंड करता है एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन पे, या आपके पास कौन सी रिस्पायरेशन हो रही है। खैर, ये आपके पास आ गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और ये जो है टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो पिछले टॉपिक समझ आएंगे तो ये आपको समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा आपके पास। तो प्लीज़ इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले दूसरे तमाम लेक्चर को अटेंड करें, और फिर मुझे बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा, क्योंकि जो पिछले लेक्चर्स हैं उन्हीं की जो है ये आगे एक्सटेंशन है। एज लॉन्ग एज उनको वो चैप्टर समझ आएंगे तो आप
आपको या पिछले आपके पास टॉपिक समझ आएंगे तो आपको न समझ आएगा। अगर नहीं समझ आए तो अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और जो है उनको बताएं, उनसे पूछें। और क्वेश्चन बैंक का सेशन ज़्यादा लंबा करें, क्योंकि जो है आप जो चीज़ क्वेश्चन करते हैं वो आपके दिमाग में परसिस्ट करती है, डिस्कस की हुई चीज़ आपके में परसिस्ट करती है। और इसके अलावा बात की जाए, आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, डिटेल क्वेश्चन MCQs अटैम्प्ट करें, जो है इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अटैम्प्ट करें और जो है ये इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसको जो है आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें। अगेन मैं बोलती हूँ कि कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वरना आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा केमिस्ट्री के रिलेटेड है और केमिस्ट्री तो होती ही कॉन्सेप्चुअल है। और अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और करें और इसको डिस्कस करें, होमवर्क करें, सब करें और जो है इसको समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी तरफ से आज तक के लिए यहाँ बस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।